सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1C को। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेस ईच इन डेसिमल फॉर्म। बेसिकली होता क्या है कि आपके पास रेशनल नंबर्स किस टाइप के होते हैं, दो टाइप के रेशनल नंबर्स होते हैं। एक तो होता है कि उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, मतलब वहाँ कहीं ना कहीं उसका डेसिमल जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला एक रेशनल नंबर होता है। लेकिन उसके साथ साथ एक और रेशनल नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला जो रेशनल नंबर है उसमें भी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। और ये हमने देखा भी था एक लेक्चर में कि किस तरीके से पता चलता है कि किसी भी एक रेशनल नंबर का टर्मिनेटिंग डेसिमल कब आएगा और नॉन टर्मिनेटिंग। सपोज आपके पास p/q का फॉर्म है, ठीक है। अगर ये जो q है डिनोमिनेटर, अगर ये या तो 2m के फॉर्म में है या तो ये 5n के फॉर्म में, या तो ये इन दोनों के प्रोडक्ट के फॉर्म में है, मतलब 2m और 5n, तो हमेशा जो डेसिमल नंबर रहेगा वो हमेशा टर्मिनेटिंग रहेगा। लेकिन अगर इसके अंदर q के अंदर आपके पास आ गया 3 या आ गया आपके पास यहाँ पर 7 या कुछ और नंबर, कोई और प्राइम नंबर आ गया या उसकी पावर्स आ गई, तो इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद कुछ ऐसे प्राइम नंबर्स आए तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं देगा। फॉर एग्जांपल 1/3 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, जबकि 1/5 ये टर्मिनेटिंग है, 1/2 ये भी टर्मिनेटिंग है, 1/2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर ये कितना है, ये भी टर्मिनेटिंग है। एक्चुअल में इसकी जो वैल्यू है वो 1/100 है विच इज 0.01। तो आपको क्लियर हो गया। एक बस क्विक रिवीजन आपको देना था। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें यही कहा गया था कि भाई इसके अंदर हमें इसको एक्चुअली में डिवाइड नहीं करना, इन नंबर्स को बिना इसको डिवाइड किए हुए हमें ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, ये शो करना है हमें। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, इसमें कहा गया है 23 डिवाइडेड बाय 2⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 5⁻²। सो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं ना कि अगर हम इसको p/q के फॉर्म में रखते हैं तो जो q है वो क्या है 2⁻³ इंटू 5⁻²। और हमने कहा था कि अगर q इस फॉर्म में होता है 2m इंटू 5n, वेयर m एंड n आर इंटीजर्स, सो वी कैन से दैट कि q क्या है। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि अगर q इस तरीके से रिप्रेजेंट हो गया और m और n इंटीजर्स हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो पार्ट है वो हमारा क्या होगा, वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर ये इस फॉर्म में नहीं होता तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होता, लेकिन हमें देख के पता चल रहा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्लियर है। इसी से रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। एक एक करके हम समझते जाएंगे हर एक टाइप के क्वेश्चन को, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के अंदर, हर एक पार्ट के अंदर कुछ ना कुछ वैरायटी है। जैसे इसमें सेकंड वाले में दिया गया है 24/125, इसको हमें करना है। देखिए ये हमारे पास 24 क्या दे दिया 125, 24 डिवाइडेड बाय 125। इसको अगर हम p/q के फॉर्म में लिखें, हमें जो मतलब होता है वो सिर्फ q से मतलब होता है। तो हम देखते हैं कि q किस तरीके से दिया गया है। q है 125। अगर आप q को इस तरीके से लिखें, अगर इसके हम फैक्टर्स करते हैं, प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो ये आ जाएगा 5⁻3। तो अब हम बोल सकते हैं ना कि ये किस फॉर्म में है, ये है 2m इंटू 5n के फॉर्म में, वेयर m इज 0 एंड 5n इज 3, ठीक है, जहां पर 2⁻0 है और 5⁻3 है। इस फॉर्म में आ रहा है ये, तो इसका मतलब ये है कि ये भी टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है। तो आपको करना क्या है कि पहले इसको इक्वेट करिए p/q के फॉर्म में, या आप इस तरीके से बोल दीजिए कि ये नंबर अगर p/q के फॉर्म में होता तो इसके अंदर जो q नंबर है उसके जो फैक्टर्स हैं वो है कुछ इस तरीके से, जो कि हमारे पास 2m और 5n के फॉर्म में आते हैं। हेंस दिस नंबर इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल बिकॉज इन एवरी केस जहाँ पर भी हमारे पास p/q के फॉर्म कुछ भी आएगा तो हर केस में सिर्फ q का अगर 2m और 5n के फॉर्म में बनता है प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपका नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। सो इस लॉजिक के हिसाब से ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इतना क्लियर हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन को भी देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर भी क्या दिया गया है कि अगर आपके पास ये नंबर है 171 डिवाइडेड बाय 800, ठीक है, क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है। देखिए यहाँ पर ये थर्ड वाले ऑप्शन में 171/800 था, तो p/q के फॉर्म में अगर इसको हम कन्वर्ट करते तो क्या होता, q कितना हो गया 800। अब आप q के फैक्टर्स करके देखिए। q को अगर हम देखें तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं 8 इंटू कितना 100 हो गया। अब देखिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, अगर हम 8 को देखें तो हम बोल सकते हैं 2⁻3, इसको हम बोल सकते हैं 10⁻²।
तो ये कितना हो गया 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 को भी हम बोल सकते हैं 2 इंटू 5 रेज टू पावर 2 विच इज 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो डिनोमिनेटर आया वो किस फॉर्म में आया 2 रेज टू पावर 5, क्योंकि ये 3 और 2 ये दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पर ये 5 हो गया मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू पावर 2। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारा डिनोमिनेटर इस फॉर्म में आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा नंबर है वो क्या होगा, वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो हमारा ये जो रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्रिएट करेगा। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, फोर्थ वाले क्वेश्चन में दे दिया गया है। अच्छा, वैसे इस क्वेश्चन के अंदर फोर्थ में जो चीज़ दी गई है, इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। कई बार ऐसा भी होगा, आपके पास ऐसा भी नंबर आएगा, आप नोटिस करेंगे। सपोज एक एग्जाम्पल के तौर पे देता हूँ मैं। सपोज हमारे पास एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं कि हमने क्या करा, एक नंबर लिया हमने यहाँ पर 3 हमने ले लिया आई थिंक, अच्छा ठीक है 3/30 ले लेते हैं। अगर कोई देखे तो इसको p/q के फॉर्म में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर q कितना आ रहा है, q आ रहा है 30 विच इज़ 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो ये तो हमारे पास 3 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है। और हमें क्या चाहिए था, सिर्फ 2 रेज टू पावर m, यहाँ पर चाहिए था 2 रेज टू पावर m और 5 रेज टू पावर n के फॉर्म में। इसके अलावा कोई और नंबर आता है तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी और नंबर अगर डिनोमिनेटर में आता है प्राइम फैक्टराइजेशन में तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा ही नहीं। लेकिन इस केस में अगर आप देखेंगे ना तो ये जो हमने प्रोसीजर किया ये गलत है। गलत क्यों है? सबसे पहले हमें इसके अंदर इसको सिंप्लीफाई करना होता है। सिंप्लीफाई करने के बाद जो आखिरी में नंबर आता है उसके हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इन नंबर्स को पहले इस तरीके से सिंप्लीफाई करना होता है कि इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना बचे। मतलब ये एक को प्राइम नंबर क्रिएट हो। जब को प्राइम नंबर क्रिएट हो पाते हैं तब आप इसके बाद इसका जजमेंट करना शुरू करते हैं वेदर इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो इस केस में आप ये नहीं बोल सकते थे क्यू की वैल्यू 30 है। एक्चुअली में जो क्यू की वैल्यू है वो है 10 विच इज़ 2 रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू पावर 1। तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल था। लेकिन जो हमारा अप्रोच था, सबसे पहले हमें इसको करना क्या था, एक तरीके से हमें इसको पहले सिंप्लीफाई करना था, फिर सिंप्लीफाई करके उसके बाद हमें क्यू को ऑब्जर्व करना था। ये पार्ट क्लियर हुआ। इस क्वेश्चन में तो हमें क्या है कि शो करने के लिए दिया गया है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन दिया ही नहीं जाएगा कि जिसके अंदर हमें पता चल सके। ये इस टाइप के लॉजिक को भी शायद आगे आने वाले क्वेश्चन में पता चले, लेकिन इस क्वेश्चन में तो नहीं दिखेगा हमें। ठीक है, अब हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन था 15/1600। 15/1600 को अगर आप देखें, 15 डिवाइडेड बाय 1600, ठीक है 1600, राइट। अब आप देखिए इसके अंदर क्या कोई नंबर कॉमन आता है? इसके अंदर कोई नंबर कॉमन आ रहा है क्या आपके पास? चलिए देखते हैं। अगर आप 15 को देखेंगे तो ये 3 इंटू 5 हो गया। ठीक है, अब आप इसको देखिए 1600 को आप क्या कर सकते हैं, ये हो गया 16 इंटू 100, तो 5 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना 20। तो यहाँ पर ये कितना आया 3 डिवाइडेड बाय, ये हो गया 2 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर ये कितना हो गया 4 इंटू 5 विच इज़ 3 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 विच इज़ 3 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू पावर 1। तो अगर आप इसको इक्वेट करके देखते हैं p/q के फॉर्म में करके देखते हैं तो यहाँ पर q की जो वैल्यू है वो कितनी है 2 रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू पावर 1, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास q किस फॉर्म में आ रहा है 2 रेज टू पावर m मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू पावर n। इस फॉर्म में हमारे पास q आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर इस फॉर्म में आ चुका है तो इसका मतलब ये भी हमारे पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल ही है और कुछ नहीं है। इतना क्लियर हो गया। तो अब साथ में हम फिफ्थ क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हैं। 17/320। अब 17 और 320 के बीच में कोई कॉमन डिनोमिनेटर तो कोई कॉमन नंबर तो है नहीं, तो इसका मतलब कैंसिल आउट तो होंगे नहीं एक दूसरे से। तो बचेगा क्या, सिंपल ये नंबर है हमारे पास 17/320। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 17/320, 17/320। अब 17/320 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसको अगर आप p/q के फॉर्म में रखते हैं तो q कितना हो गया 320। 320 को आप इस तरीके से बोल सकते हैं 32 इंटू 10, राइट। अब 32 को हम क्या बोल सकते हैं 2 रेज टू पावर 5 और 10 को हम क्या बोल सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 विच इज़ 2 रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू पावर 1, क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास नंबर क्या हो गया 2 रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू पावर 1। सो
क्यू को हमने किस फॉर्म में लिख दिया, 2m मल्टीप्लाइड बाय 5n के फॉर्म में। तो यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन निकल के आता है कि अगर क्यू को हम इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो इसका मतलब ये भी हमारे पास जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल ही प्रोड्यूस करेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल ही होगा इसके अंदर। ये पार्ट आपका क्लियर हो गया। अब लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर लास्ट वाले पार्ट में क्या दिया गया है, लास्ट वाले पार्ट में कहा गया है कि हमारे पास नंबर है 19/3125। 19 और 3125 के अंदर कोई कॉमन नंबर नहीं है, इसका मतलब ये है कि एक दूसरे से ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते हम। अब 19/3125, अब हमें करना क्या है, इसको हम इक्वेट करेंगे p/q के फॉर्म में। q को अगर हम देखते हैं तो q की वैल्यू कितनी है, 3125। इसके अगर अब हम फैक्टर्स करने जाएं तो क्या होगा, प्राइम फैक्टर्स करने होंगे, तो 3125 के प्राइम फैक्टर्स करके देखिए कितना आता है। तो ये हो जाएगा 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो गया 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5। इसको आप 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 1, यहाँ पर ये 2, यहाँ पर ये 5। 5 से दोबारा डिवाइड करके देखेंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 25। 5 से फर्दर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 5। फिर उसके बाद फिर से डिवाइड होगा 5 से तो ये 1 आ जाएगा। 5 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 5 टाइम्स, तो हम ये बोल सकते हैं ये हो गया 5^5 और इन अदर वर्ड्स 2^0 5^5। तो इसका मतलब ये है कि इस नंबर को भी हम 2m और 5n के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि ये डिनोमिनेटर अब 2m और 5n के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा नंबर है वो फिर से टर्मिनेटिंग डेसिमल ही प्रोड्यूस करेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल ही प्रोड्यूस करेगा। तो इसका मतलब ये है कि इसमें भी प्रूफ हो चुका है ये। ठीक है, बिना डिवाइड किए हम हर एक नंबर को हमने बता दिया कि किस तरीके से टर्मिनेटिंग डेसिमल प्रोड्यूस करेगा या नहीं करेगा। विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब इसमें हमें ये बताना है कि बिना डिवाइड किए, मतलब नंबर को बिना किसी तरीके से डिवाइड किए आपको सीधा बताना है कि ये नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नहीं। ये बताना है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा ये, मतलब इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। यहाँ पर उल्टा है, नॉन टर्मिनेटिंग हमें प्रूफ करना है। तो ठीक है, एक काम करते हैं, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को इस तरीके से करना शुरू करते हैं जैसा हम p/q के फॉर्म में कर रहे थे। 11 डिवाइडेड बाय 2^3 मल्टीप्लाइड बाय 3^1। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। अब इसको अगर आप p/q के फॉर्म में रखते हैं तो यहाँ पर q कितना आ रहा है, तो q को अगर आप देखेंगे तो ये हो गया 2^3 और 3^1। और मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में 2m और 5n के अलावा कोई और नंबर आता है तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पर 3 आ रहा है एक्स्ट्रा, तो इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है हमारे पास वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर है। क्यों, क्योंकि q हमारे पास 2m और 5n के फॉर्म में प्रॉपर तरीके से नहीं है, उसके अलावा भी हमारे पास नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये फिर टर्मिनेट नहीं होगा। इतना क्लियर हो गया। अब सेकंड वाले क्वेश्चन को देखिए। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 73 डिवाइडेड बाय 2^2, 3^5 एंड 5^1। क्योंकि 5 दिया गया तो मतलब 5^1। तो ये हो गया 73 डिवाइडेड बाय 2^2 मल्टीप्लाइड बाय 3^3 मल्टीप्लाइड बाय 5^1। अब इसके अंदर हम बोल सकते हैं ना कि इस नंबर को भी अगर आप p/q के फॉर्म में रख के देखें तो यहाँ पर q की वैल्यू कितनी आ रही है, 2^2 3^3 मल्टीप्लाइड बाय 5^1। इसका मतलब ये है कि q हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2/2m और 5n के फॉर्म में नहीं आ रहा है, उसके अंदर एडिशनल चीज़ें और आ रही हैं। तो इसका मतलब ये नंबर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि एक बार एक स्टूडेंट ने मुझसे ये भी पूछा था कि सर इसके अंदर अगर 2m और 5n है तो ये दोनों तो आ ही रहे ना, तो फिर बाकी तीसरे नंबर से क्या मतलब है। देखिए एग्जैक्टली सिर्फ यही दोनों आने चाहिए, बाकी कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए। मतलब ये है कि सिर्फ 2m और 5n, इसके अलावा कोई और नंबर पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। अगर वो नंबर आता है या ये नंबर नहीं आते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर जो होगा वो फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास एग्जैक्टली मतलब अगर q इस फॉर्म में आता है ना 2m और 5n, अगर इस एग्जैक्ट फॉर्म में आता है तभी हमारे पास टर्मिनेटिंग बनेगा। अगर इस एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं आता है, कोई और नंबर इंट्रोड्यूस कर दिया गया या फिर सिर्फ वही नंबर है और बाकी ये नंबर नहीं है, तो ये कभी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा। ये पार्ट आपका क्लियर हो गया।
तो इस केस में तो ये हमारे पास इस फॉर्म में एग्जैक्ट नहीं था, तो इसलिए हमने बोल दिया कि टर्मिनेटिंग नहीं है। अब थर्ड वाले में देखिए, थर्ड वाले में अगर आप देखेंगे, वैसे इसको अगर हम सॉल्व ना करके लिखना क्या है इसमें, थर्ड वाले केस में भी वही है कि यहाँ पर अगर आप इसके क्या करिए 129 डिवाइडेड बाय 2⁻² मल्टीप्लाइड बाय 5⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 7⁻²। अब इसके अंदर देखिए 7 से कॉमन ले सकते हैं क्या? 7 से कॉमन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर 59 आ जाएगा, 7 1 7, हाँ 59 आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए इसको आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर ये है कि अगर आप इसको p/q के फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पर जो q है उसके प्राइम फैक्टर्स कितने आ रहे हैं? 2⁻², 5⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 7⁻², विच इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2⁻m एंड 5⁻n। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जब डिनोमिनेटर इस फॉर्म में एग्जैक्टली नहीं आ पा रहा है तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, इस क्वेश्चन का पर्पस सिर्फ यही है कि आप हर एक नंबर को आइडेंटिफाई करना सीख जाएं कि नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है। सो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया था? 9/35। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है 9/35। अब आप देखिए इसमें कोई कॉमन नंबर नहीं है, तो अब आप ये बोल सकते हैं कि इसको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लें। और q के जो फैक्टर्स है वो कितने हैं? q है हमारे पास 35 विच इज़ 7 × 5। तो इसका मतलब ये है कि इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता 2⁻m और 5⁻n। सो हम ये बोल सकते हैं कि q अगर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास नंबर प्रोड्यूस होगा, जो इसका एक्सपेंशन क्रिएट होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 77 डिवाइडेड बाय 210। 77 डिवाइडेड बाय 210, इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आएगा। पहले तो देखिए मैंने आपको बोला था कि सिंप्लीफाई पहले करना है। अब इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर है, दैट इज 7। तो पहले 7 से इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 11 और इसको 7 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 30। तो ये कितना हो गया? 11/30। अब आप इसको लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में, क्योंकि ये दोनों नंबर के बीच में कोई भी कॉमन चीज़ नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब हम क्या बोल सकते हैं कि q की वैल्यू कितनी होगी? 30। अब q को अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो 3 × 2 × 5 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2⁻m एंड 5⁻n। हेंस दिस वैल्यू इज नॉन टर्मिनेटिंग, दिस वैल्यू इज क्रिएटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इस केस में भी वही है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ही आएगा। यह पार्ट क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं 6th वाले पार्ट पे। देखिए हर एक पार्ट के अंदर बस एक ही चीज़ है कि आपको करना क्या है कि हमेशा बस यही चेक करना है कि ये बिना डिवाइड किए आपको सिर्फ q को देखना है, आपको डिनोमिनेटर देखना है, उसके फैक्टर्स देखने हैं, बस उसी से काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है 32 डिवाइडेड बाय 147। कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हम इसको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और q क्या है यहाँ पर हमारे पास? 147। अगर आप 147 के फैक्टर्स करके देखेंगे, इसको अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा? 7 और ये हो जाएगा 21। इसको फर्दर आप डिवाइड कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 7 × 7 × 3, दैट इज 7² × 3⁻1, विच इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2⁻m एंड 5⁻n। मतलब ये 2⁻m और 5⁻n के फॉर्म में नहीं आ रहा है। सो हम ये बोल सकते हैं कि ये भी नंबर जो होगा वो एक्सपेंशन पे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ही देगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर दिया क्या गया है? क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए 29 डिवाइडेड बाय 343। 29 डिवाइडेड बाय 343 कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 7 29 डिवाइडेड बाय 343। ठीक है, अब 343 को अगर आप ब्रेक करके देखें, पहली बात तो ये कि इन दोनों में कोई कॉमन नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये कि हम इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। q को अगर हम देखें तो 343 आता है, और 343 होता क्या है? वो होता है 7 का क्यूब। ऑल्दो आप अगर करना चाहें तो इसको 343 को डिवाइड करके भी देख सकते हैं 7 से। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7 4 28, यहाँ 6 बचा, 6 और 3, तो ये 7 7 कितना हो जाएगा? 7 9 कितना हो गया? 63, और यहाँ पर ये हो गया 7 7 49 एंड देन 7 1। तो यहाँ पर कितने नंबर आ रहे हैं? 7 7 7, 3 बार 7 आ रहा है। इसका मतलब ये कि 7 क्यूब है, विच इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2⁻m एंड 5⁻n। सो हम ये बोल सकते हैं कि ये भी हमारे पास फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ही देगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये पार्ट क्लियर हो गया आपका। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8। तो यहाँ पर 8 पार्ट में क्या दिया गया है, इसमें हमें कह दिया कि भाई 64/455। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई और तो फर्दर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख नहीं सकते क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई कॉमन नंबर नहीं है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये हो गया p/q के फॉर्म में। अब q को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये q कितना आया 455। इसके अगर आप फैक्टर्स करेंगे तो कितने आएंगे 455 के आप फैक्टर्स करके देखिए, तो आप इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर 3 से डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा 3 से नहीं सॉरी 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 से डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, ये हो जाएगा 5 9 45 एंड देन 5 1, और फिर इसको आप फर्दर किससे डिवाइड कर सकते हैं 7 से, तो यहाँ पर कितना आएगा 1 एंड देन 3, फिर इसको आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 13 से विच इज़ 1, तो यहाँ पर ये कितना आ गया 5 × 7 × 13, सबकी पावर 1 है। तो ये भी क्या है 2m और 5n के फॉर्म में नहीं है, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये पार्ट आपका क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब हमें जितने भी नंबर्स हैं ना इनको एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। तो उन्होंने क्या करा है कि जो भी नंबर्स दिए हैं रिपीटिंग है या कैसा भी नंबर है उसको आपको सिर्फ कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन के फॉर्म में p/q फॉर्म में। ठीक है, देखिए इससे रिलेटेड हमने आई थिंक इसके अंदर आप एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज आपके पास यहाँ पर एक नंबर आया, थर्ड में हमारे पास नंबर आ गया ये फर्स्ट वाला 0.8 बार का मतलब क्या होता है कि इसको आप इस तरीके से बोल सकते हैं 0.88888 और ये 8 कंटिन्यूसली रिपीट होता रहेगा। अब जो भी आपके पास नंबर है उसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको हम x ले लेते हैं, तो ये कितना हो गया x = 0.8888 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। इसी के अंदर अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 8.8888 इस तरीके से, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। पर्पस क्या रहता है हमारा कि हमें डेसिमल के पीछे वाला जो पार्ट है जितना भी पीछे वाली वैल्यू है वो हटाना है। तो हम करते क्या है, जैसे हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक 8 तो इधर शिफ्ट हो गया, लेकिन रिपीटिंग नंबर्स तो अभी भी यहाँ पर हैं, तो वो सारे रिपीटिंग नंबर्स तो यहाँ पर अभी भी रिपीट होंगे। तो आप ये बोल सकते हैं कि भाई अगर सेकंड वाले इक्वेशन में से मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो यहाँ पर कितना आएगा 10x, ये हो गया x, इसको हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, लेकिन राइट हैंड साइड वाली चीज़ों को भी हम करेंगे तो विच इज़ 8.888 एंड सो ऑन। और दूसरा क्या था फर्स्ट वाले पार्ट में, फर्स्ट इक्वेशन में था 0.8888 एंड सो ऑन, इसको भी माइनस करेंगे। जैसे ही माइनस करेंगे डेसिमल के पीछे वाली जितनी वैल्यूज़ हैं सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो बचेगा कितना डेसिमल के बाद 0, और यहाँ पर कितना बचेगा 8 - 0 कितना हो गया 8, और यहाँ पर कितना हो गया 10x - x कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 9x। तो हम बोल सकते हैं कि 9x = 8 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8/9, ये हमारे पास आंसर है। ऑल्दो ऐसे क्वेश्चंस का शॉर्टकट भी होता है, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट नहीं बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको प्रोसीजर बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से कभी भी आपके पास रिपीटिंग नंबर्स होते हैं तो उसको किस तरीके से आपको p/q के फॉर्म में लाना है। ठीक है, एक प्रॉपर प्रोसीजर के तरीके से। अब आप देखिए आपके पास अगर यहाँ पर सेकंड पार्ट देखिए 2.4 दिया गया है, 2.4 में हम क्या करेंगे 2.4 नहीं 2.4 बार दिया गया है, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट ये दे दिया 2.4 बार। अब देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x = 2.4444 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 10x = 24.4444 एंड सो ऑन, ये हो गया। अब आप देखिए अगर आप सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, सेकंड इक्वेशन में से अगर हम फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10x = 24.444 एंड सो ऑन, एंड दिस वन इज 2.444 एंड सो ऑन, और यहाँ पर कितना हो गया x। इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 10x - x कितना हो गया 9x, और ये कितना हो गया डेसिमल के बाद वाली वैल्यू तो 0 हो गई, सारी वैल्यू 0 हो गई। डेसिमल से पहले क्या हो गया 24 और ये 2, 24 - 2 कितना हो गया 22, तो यहाँ पर ये कितना आ गया 9x = 22, सो x कितना हो गया 22 / 9 इतना आ गया, तो ये हमारे पास x की वैल्यू। तो ये पार्ट क्लियर हो गया। अब हम इसी से रिलेटेड नेक्स्ट पार्ट करके देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर बस ये है कि आपको हर एक पार्ट के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस दिया गया है ताकि आप समझ पाएँ।
देखिए इसके अंदर क्या दिया गया है, 0.24 कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, थर्ड का पार्ट 3, यहाँ पर कहा गया है 0.24 बार। इसका मतलब ये है कि ये नंबर हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 0.24 24 24 24 24 एंड सो ऑन। अगर आप देखिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, इसको अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल में क्या आएगा, अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2.424242 एंड सो ऑन। अब आप देखिए ये 2424 है, ये 4242 है, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। मतलब इसको पॉसिबल तो हो सकता है मतलब, लेकिन इसका लेने का कोई फायदा नहीं होगा। तो इसकी जगह आप एक काम करिए, जितनी डिजिट्स हैं उन सबको एक साथ बाहर लाने की कोशिश करिए। यहाँ पर 2 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप इसको 100 से डिवाइड करिए ताकि 2 डिजिट्स एक साथ रिपीट यहाँ पर शिफ्ट होके आए। तो ये हो जाएगा 24.24242424 एंड सो ऑन। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर बचा कितना, 100x इज इक्वल टू 24.242424 एंड सो ऑन, माइनस यहाँ पर कितना हो गया x, और यहाँ पर ये हो गया माइनस का 0.2424 एंड 24 एंड सो ऑन। डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज क्या हो जाएंगी, सब जीरो हो जाएंगी, तो ये 0.0000 एंड सो ऑन। और यहाँ पर कितना हो गया 24 माइनस 0 दैट इज 24, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो गया 100x माइनस x दैट इज 99x। तो ये हो गया 99x इज इक्वल टू 24, सो x इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 99। अब आप देखिए इसके अंदर एक कॉमन नंबर भी आ सकता है, 3 इसके अंदर कॉमन है, तो आप बोल सकते हैं 3 8 जा 24 एंड देन दिस वन इज 339 तो यहाँ पर ये आंसर कितना आया 8/33। ये आपके पास आंसर है। इतना क्लियर हो गया कि किस तरीके से हमें इस केस में आंसर निकालना है। मतलब अगर 2 डिजिट्स रिपीट होंगी तो हम कैसे करेंगे, ऐसे आप 3 डिजिट्स के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी शायद से आगे हमारे पास 6 वाला ऑप्शन में 3 डिजिट्स का ही दिया गया है। अब देखिए 4th ऑप्शन में क्या कहा गया है, 0.12 बार। अच्छा ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 4th ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4, यहां पर कहा गया है 0.12 बार। इसका मतलब ये है कि अगर हम x को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.12222 एंड देन 2 एंड सो ऑन। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई। अब देखिए एक चीज़ और है कि हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें ये देखा था कि डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स हैं वो सब रिपीट हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो एक काम करिए, डेसिमल के बाद जितने नंबर्स रिपीटिंग है सिर्फ उनको रखिए, जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको शिफ्ट करने की कोशिश करिए। तो हम एक काम करते हैं, पहले इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गया 10x इज इक्वल टू कितना हो गया 1.222 एंड सो ऑन। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब देखिए रिपीट क्या हो रहा है, सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रही है, तो इसको फिर दोबारा इस इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन को फिर से 10 से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि अब हमारा जो लेना देना है वो इस इक्वेशन से, फर्स्ट वाली इक्वेशन से हमारा कोई मतलब नहीं रहा। अब इसी इक्वेशन को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इसमें अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 × 10 हो गया 100, और यहाँ पर कितना हो गया 12.222 एंड सो ऑन। इसमें भी रिपीट हो रहा है नंबर और इसमें भी रिपीट हो रहा है नंबर, इसमें नहीं हो रहा है। मतलब इन तीनों में अगर आप देखेंगे डेसिमल के बाद वाली जो वैल्यू है वो सेकंड और थर्ड इक्वेशन में रिपीट हो रही हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि थर्ड में से अगर हम सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो फ़ायदा क्या होगा हमारे लिए कि यहाँ पर हमारे पास 100x हो जाएगा और ये 10x, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 12x 12.222 एंड सो ऑन, एंड दिस वन इज़ 1.222 एंड सो ऑन। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है वो हट जाएंगी, डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज सारी जीरो हो जाएंगी, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 11, और यहाँ क्या बचेगा 100 - 10 कितना होता है, वो हो जाता है 90। तो 90x इज इक्वल टू कितना हो गया 90x इज इक्वल टू 11, सो x इज इक्वल टू 11/90। ये हमारे पास आंसर है। तो ये पार्ट आपका क्लियर हो गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट 4 था, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 पे। पार्ट 5 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5। इसमें कहा गया है कि हमारे पास नंबर है 2.24 बार, सिर्फ 4 पे बार है। तो इसका मतलब अगर आप इसको x को सही से लिखेंगे तो ये 2.24 बार था, तो यहाँ पर 2.24444 एंड सो ऑन। ये हमारे पास इक्वेशन है, पहली इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब आप खुद सोचिए कि सबसे पहले हमें रिपीटेशन क्रिएट करना पड़ेगा डेसिमल के बाद,
उसके बाद ही तो हम बाकी सारी चीज़ें करेंगे। तो पहले इस नंबर को हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, तो इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करते के साथ ये हो जाएगा 22.4444 एंड सो ऑन। ये हो गया सेकंड, ठीक है। अब इस सेकंड इक्वेशन के अंदर फिर से फर्दर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या कि आपका जो रिपीटेशन है, क्योंकि एक ही डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, जब एक डिजिट का रिपीटेशन होता है तो हम क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 डिजिट का होता है तो 100 से, 3 डिजिट का होता है तो 1000 से। तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 × 10 हो गया 100x, और यहाँ पर कितना हो गया 224.4444 एंड सो ऑन। ये हो गया थर्ड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन में से हम सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बचेगा क्या, ये हो गया 100x इज इक्वल टू 224.444 एंड 4 एंड सो ऑन, माइनस 10x इज इक्वल टू 22.4444 एंड सो ऑन। ये भी माइनस हो गया, ठीक है। जैसे आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू तो सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो बचेगा यहाँ पर 0। और बाकी सब में क्या होगा, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 4 - 2 2 हो गया, यहाँ पर 2 - 2 0 हो गया, और यहाँ पर ये 2 हो गया, और ये कितना हो गया 100 - 10 कितना होता है 90। तो ये हो गया 90x इज इक्वल टू 202, दैट इज x इज इक्वल टू 202/90। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर कितना आएगा, इसको अगर हम 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो गया 101 और ये हो गया 45। तो ये आंसर आ जाएगा 101/45। ये आंसर है। ये था हमारा पार्ट 5। अब हम आ जाते हैं पार्ट 6 पे। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 6 में क्या दिया गया है, 0.365, ठीक है, 0.365। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 6, यहाँ पर कहा गया है 0.365, फिर इसके ऊपर हमें दे दिया गया बार, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू कितनी हो गई 0.365, 365, 365 एंड सो ऑन। इस तरीके से फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब देखिए आपके पास 3 डिजिट रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपको इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 365.365, 365 एंड सो ऑन, ठीक है। अब आप देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो सेकंड में से अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करते हैं तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 1000x, यहाँ पर ये माइनस का x, और ये कितना हो गया 365.365, 365 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 0.365, 365 एंड सो ऑन। इसको भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, डेसिमल के बाद वाली वैल्यू सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी, बचेगा कितना 0 0 0 0 एंड सो ऑन। और ये 365 माइनस 0 कितना हो गया 365, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये कितना था 1000 और ये कितना था x। तो इसका मतलब ये कि 1000 में से इसको माइनस करेंगे तो 999x होगा। तो इसका मतलब ये हो गया x इज इक्वल टू 365 डिवाइडेड बाय 999। अब इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, इस बुक के अंदर 365 के ऊपर कंप्लीट बार दिया गया था, ठीक है, इसीलिए हमारा आंसर ये आया था। लेकिन एक्चुअल में जो इनका आंसर आता है वो इससे बिल्कुल डिफरेंट आता है। वो आंसर इस तरीके से आता है कि जैसे इन्होंने क्वेश्चन ये बना के दिया हो, तो प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है कि क्या पता इन्होंने जब प्रिंट किया हो तो वो क्वेश्चन एक्चुअल में ये प्रिंट करना चाह रहे हो 0.36565 के ऊपर बार, इस तरीके से प्रिंट करना चाह रहे हो, लेकिन वो जो प्रिंट हुआ है वो 365 पे पूरे पे बार आ गया, ठीक है, और इन्होंने रीचेक नहीं किया है। तो इसलिए यहाँ पर ये भी क्वेश्चन हो सकता है, और साथ में क्या पता इसी क्वेश्चन के बेसिस पे इन्होंने आंसर बनाया हो। तो इसको भी हम करके देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए दोनों तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर ये x इज इक्वल टू कितना हो गया 0.365, फिर यहाँ पर 65 65 65 एंड सो ऑन। तो ये 65 रिपीट हो रहा है हमारे पास, तो इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन कह दी। अब हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो नॉन रिपीटिंग नंबर है पहले उसको शिफ्ट करिए। इसको शिफ्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3.65 65 65 एंड सो ऑन। ये हो गया हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब कितने डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, 2 डिजिट रिपीट हो रही है, मतलब 65 65 65 इस तरीके से रिपीट हो रहा है। तो इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। तो 100 से अगर हम 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1000x, और ये कितना हो जाएगा 365.65 65 एंड सो ऑन। ये हो गया हमारे पास थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए अगर हम थर्ड इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 1000x इज इक्वल टू 365.65 65 एंड सो ऑन, और यहाँ पर कितना हो गया 3.65 65 एंड सो ऑन, और यहाँ पर ये कितना हो गया 10x इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं दोनों तरफ से, सब्ट्रैक्ट करते के साथ ही ये कितना हो गया,
1000x माइनस 10x विच इज़ 990x, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, डेसिमल के बाद वाली सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी, ये हो गया। और ये 365 माइनस 3 कितना हो गया, 362। तो इसका मतलब ये हो गया 990x इज इक्वल टू 362 विच इज़ x इज इक्वल टू 362 डिवाइडेड बाय 990। अब इसको हम 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 181 और ये हो गया 4, यहाँ पर 495, ठीक है। तो इसका मतलब ये 181 डिवाइडेड बाय 495 आ गया, जो कि हमारा बुक से आंसर मैच कर रहा है। तो मैंने आपको एक अल्टरनेट क्वेश्चन भी बता दिया कि ताकि आपको पता चल जाए कि अगर प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है बुक के अंदर तो उसका आंसर क्यों इस तरीके से आ रहा होगा। तो दोनों तरीके से मैंने आपको करके बता दिया है। ये जो पार्ट 6 था, तो ये एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ 3 ही क्वेश्चन थे और वो काफ़ी जल्दी खत्म हो गए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1D को।